गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और उसके साथ पढ़ेंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को डिफाइन करना, और यूनिट वेक्टर के लिए छोटा सा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, सपोज करो कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई है और यहाँ मेरे पास जेड है। तो इस डायरेक्शन में लेंगे हम आई कैप, इस डायरेक्शन में लेंगे हम जे कैप और इस डायरेक्शन में लेंगे हम के कैप। ये आई कैप क्या है, आई कैप है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और के मेरे पास क्या है, के मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये मेरे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी किसी यूनिट वेक्टर को 3D प्लेन में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से दिखाऊंगा। आई मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे मेरे पास होगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, और के मेरे पास होगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लिखा मैंने, फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मुझे पता है डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जो एक्स वाली एक्सिस होगी उसको लेंगे आई, वाई में होगा तो उसको लेंगे जे, और अगर जेड में होगा तो उसको लेंगे के। तो वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरीके से तो क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर ए मुझे बताना है, वेक्टर ए कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए और यहाँ पे होगा ए कैप। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है, ये दिया है मुझे 10 न्यूटन, और ए कैप ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखूंगा आई कैप, ठीक है। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड कोई आपसे बोल दे कि फाइंड वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड कितना हो उसका, मैग्नीट्यूड मुझे दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है 4 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। फाइंड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा ऊपर की तरफ, यानी यहां से अगर वेक्टर ए को मैं डिफाइन करूंगा, देखो सेम ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, और यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, तो और मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4j कैप, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 4j कैप, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर और मैं बताता हूँ देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, इधर वाला मैं देखो यहाँ से हटा देता हूँ। देखो एक मेरे पास हो गया 4j कैप, और क्या पूछ लेगा मुझसे, हो सकता है कि आपसे ये भी बोल दे कि फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। क्या बोला है, फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट का मतलब डायरेक्शन मेरे पास ऐसे होती थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव आई लेंगे, और ये होगा निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव यहाँ पे निगेटिव आई लेंगे, ठीक है।
इस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहूँ तो वेक्टर ए, तो ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए इक्वल टू, नीचे आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और ए कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर ए का, ये है मेरे पास 5 न्यूटन, और डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगा माइनस आई कैप, कितना होगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो यहाँ पे लेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये नीचे वाला लिख लिया होगा आपने, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से। और क्या बोल देगा आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में, सपोज करो आपसे बोल दे कि फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, दोनों ही डायरेक्शन में। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यानी एक तो आई कैप वाली डायरेक्शन में है मेरे पास, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मतलब पीछे की तरफ है मेरे पास, यानी इसको अगर, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका रिजल्टेंट की फॉर्म में भी हम लिख देंगे इसको, या फिर इसको मैं यहाँ से अगर ऐसे लिख दूँ नॉर्थ, अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ, चलिए इसको डिफरेंट डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, अगर ये मेरे पास हो जाएगा जे कैप, सेम डायरेक्शन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको आई कैप की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दो डायरेक्शन अलग अलग हैं तो उस केस में वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो इसको अगर वेक्टर ए को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए को मैं लिखूंगा 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो आ जाएगा यहाँ पे आई कैप। अच्छा, उसके बाद बोला है 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो प्लस यहाँ पे लगाएंगे, ये होगा 10 और नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ जे के, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। इस तरीके से कर देंगे। अगर मुझे बोल देता कि भाई ये डायरेक्शन जो 10 न्यूटन है इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में ना होकर के किस में हो जाए, अगर ये रिप्लेस किसको कर दे, ये रिप्लेस कर दे साउथ को, किसको कर दे, साउथ को, यानी नॉर्थ वाली डायरेक्शन किस में हो जाएगा, साउथ में हो जाए, तो उस केस में कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, कैसे होगा डायरेक्शन, ये होगा मेरे पास 5 आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि ईस्ट वाला डायरेक्शन तो सेम है, हमने नॉर्थ को रिप्लेस किया है साउथ में, तो साउथ किस डायरेक्शन में, ये है मेरे पास निगेटिव जे डायरेक्शन, तो निगेटिव जे होगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -10 जे के। तो 5 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर होगा नॉर्थ तो ऊपर वाले तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो ये आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप नोट कर लिया होगा इस सबने। देखो इसके अंदर कुछ नहीं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के अंदर इसका काम यहाँ पर है डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो ये मैंने बताया कि कैसे, अगर 3D में होगा तो कैसे वेक्टर ए को लिखेंगे डायरेक्शन की फॉर्म में, अगर ईस्ट बोल देगा तो आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता था, डायरेक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि कैसे आपसे सवाल पूछेगा। यहाँ से देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये देख लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि वेक्टर ए इक्वल टू कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। अगर मुझे दिया वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता था मेरे पास ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता था। यानी ए कैप इक्वल टू क्या लिखूंगा, वेक्टर ए मेरे पास कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और अंडर रूट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस तरीके से, नीचे वाला जो होगा ए कैप उसका स्क्वायर करेंगे और जो जे के साथ होगा इसका स्क्वायर करेंगे, ये मेरे पास होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए कैप कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और डिवाइड बाय अंडर रूट 4 प्लस
9। अभी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी समझेंगे थोड़ा सा सही से। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरे पास। इस तरीके से वेक्टर हम निकाल लेंगे। अगर मुझे बोल दें, सपोज करो ऐसे दे दे मुझे क्वेश्चन कि वेक्टर ए इक्वल टू है मेरे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे दे दे मुझे। फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी इस वेक्टर ए का मुझे क्या बताना है, यूनिट वेक्टर मुझे बताना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखते थे ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए कितना है मेरे पास, वेक्टर ए मेरे पास है कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो ऊपर वाला वेक्टर तो एज इट इज ही रहेगा और नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। जो i के साथ होगा उसका स्क्वायर, j के साथ होगा स्क्वायर और k के साथ होगा स्क्वायर। तो a कैप कितना आ जाएगा, ये होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अंडर रूट कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 16, ये होगा मेरे पास 9। तो वेक्टर a कैप की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप अंडर रूट कितना होगा यहाँ से, ये मेरे पास हो जाएगा 16 प्लस 4 20 और ये मेरे पास आएगा अंडर रूट 29। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, यानी ये होगा यूनिट वेक्टर जिसका काम होगा डायरेक्शन को डिफाइन करना फॉर वेक्टर ए। तो उसका आप नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि कैसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके भी सवाल आपसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में पूछ सकता है। चलिए लिख लिया होगा आपने, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे यूनिट वेक्टर के अंदर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल देगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर which is parallel to resultant of vector a, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, मुझे दी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर मुझे दिया है, ये दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे लिख दो सिंपल -4k कैप। तो फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए कैप दिया है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर मुझे दिया है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, फिर इसको करने की हम कोशिश करते हैं। यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और बी, ये दो वेक्टर मुझे दिए, इनका यूनिट वेक्टर बताना है जो इनके रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये करते थे हम। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करेंगे और के वाले को के वाले के साथ ऐड करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट अगर होगा तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ए कैप ये लिखेंगे और प्लस बी कैप की जगह, बी वेक्टर बी की जगह क्या लिखेंगे, 2i कैप 3j कैप और यहाँ पे है -4k कैप, ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं सिंपल। अब क्या बोला है मैंने, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। तो यहाँ पे 2i कैप है, 2i कैप है, ये कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस ये 3j कैप, ये 3j कैप, कितना हो जाएगा 6j कैप। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 3 - 4 और ये होगा मेरे पास k कैप, ये लिख सकते हैं। यानी r रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ से 4i कैप प्लस 6j कैप और -k कैप, ये रिजल्टेंट आ गया मेरे पास किसका, वेक्टर और वेक्टर बी का। फिर क्या पूछा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट, यानी यूनिट वेक्टर बताना है जो इसके पैरेलल होगा रिजल्टेंट के। तो निकाल लेंगे रिजल्टेंट के लिए, अगर रिजल्टेंट के लिए निकालना है तो आर कैप कितना होगा, वेक्टर आर होगा
और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, कितना होगा ये 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो i वाले के साथ है इसका स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे j वाले के साथ है इसका स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस जो k वाले के साथ है यानी k के साथ है यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे। तो r कैप यहाँ से कितना होगा, ये होगा 4i कैप 6j कैप माइनस k कैप, और यहाँ से होगा अंडर रूट, ये होगा 16 प्लस 36, और ये होगा यहाँ से +1। तो r कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आएगी 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप, और अंडर रूट कितना होगा, ये होगा मेरे पास 37, ये होगा 37 और ये होगा 16, तो कितना हो जाएगा ये 13, यहाँ से होगा ये होगा 53, तो रूट 53। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आर कैप, कितना होगा ये होगा 37, 60 और ये होगा 53। तो ये मेरे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, तो इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए सिंपल सा सवाल था ये, देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा। तो एक तो टाइप ये है जो मैंने अभी आपको कराया क्वेश्चन का, इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और क्या पूछ लेगा, और क्वेश्चन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, क्या बोला है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर हैविंग ए वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया है। एंड बी वेक्टर कितना दिया है, 2i कैप 3j कैप और 3k कैप, इस तरीके से दिया है। वेक्टर ये दिया है 2i कैप 2j 2k, और बी मुझे दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 3 कैप है। तो फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इफ डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज वेक्टर बी। क्या दिया, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर हैविंग, अगर ए वेक्टर मुझे दिया और बी वेक्टर मुझे दिया है, तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए, तो मुझे न्यू वेक्टर बताना है। क्या बताना है, न्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको और थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी मुझे दिया है, तो अगर न्यू वेक्टर मुझे बताना है, क्या बताना है, ठीक है, न्यू वेक्टर मुझे बता, या फिर इसको ऐसे लिख लो, फाइंड आउट, ये थोड़ा सही लगेगा, फाइंड आउट न्यू वेक्टर, फाइंड आउट न्यू वेक्टर, ये ज़्यादा सही है। फाइंड आउट न्यू वेक्टर हैविंग वेक्टर ए और बी, ये दो वेक्टर मुझे दिए हैं, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। अगर न्यू वेक्टर मुझे बताना है, तो सपोज करो न्यू वेक्टर मैंने क्या माना, मैंने माना सी, तो सी का अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा वेक्टर सी और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस न्यू वेक्टर को मुझे बताना है, इस न्यू वेक्टर को मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी कैप इधर। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो इसको आप देखो थोड़ा ध्यान से कि न्यू वेक्टर मुझे बताना है, दो वेक्टर मुझे दिए हैं, तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी, यानी ये न्यू वेक्टर मुझे बताना है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी, यानी इस बी के बराबर है। और डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सेम एज ए, यानी जो ए वेक्टर है इसके इक्वल होगा यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बी मैग्नीट्यूड निकाल लूँ वेक्टर बी का और यूनिट वेक्टर निकाल लूँ ए का और इसमें रखूँ, तो मेरी बात बन जाएगी, मुझे नया वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, अगर ए कैप मैं यहाँ से लिखूंगा, अच्छा ए कैप अगर मैं लिखूंगा यहाँ से, तो पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो वेक्टर बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये करूँगा अंडर रूट, यहाँ पे लिखूंगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे लिखूंगा इस 3 का
स्क्वायर। तो वेक्टर बी यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, मैग्नीट्यूड ये आएगा 4 + 9 + 9। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 9 + 9 18, ये हो जाएगा 22। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, ये है √22। तो एक तो बात ये आ गई मेरे पास। और मुझसे क्या पूछा, ए वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए कितना है, ये है मेरे पास 2i, 2j और 2k, ये है अंडर रूट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा 2², ये हो जाएगा 2² या फिर डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 2i, 2j, 2k अंडर रूट। कितना होगा नीचे, ये होगा मेरे पास 4, 4 12 और ये होगा 16। यानी वेक्टर ए कितना आएगा, ये आएगा 2i, 2j और 2k और नीचे मेरे पास आएगा 4। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ i + j + k डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो बचेगा i + j + k बाई 2। अच्छा, निकालना मुझे क्या था, ये न्यू वेक्टर बताना था। तो न्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड बी, ये कितना है √22 और यूनिट वेक्टर कितना है, ये आया मेरे पास i + j + k और डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ये होगा मेरे पास एक फाइनल वेक्टर। तो इस तरीके से भी मेंस वगैरह में सवाल आपसे पूछ लेता है कि कैसे न्यू वेक्टर को फाइंड आउट करें अगर मुझे इस तरह की कंडीशन दी हो। 2 वेक्टर दिए हों, एक वेक्टर को बोल देगा कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और एक को बोल देगा इसका डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह से अप्रोच करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। और कैसे सवाल आपसे पूछ लेगा यहाँ पे, वो देखते हैं भी। अच्छा, ये लिख लिया होगा सबने, समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा सबने। देखो, और कैसे दे देगा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन, इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल ए वेक्टर कितना दिया है मुझे, ये दिया है 2i + 3j - 4k एंड अदर साइड ऑफ ट्रायंगल, अदर साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, इसको मान लेते हैं b। ये मुझे दिया है 2i + 3j - 4k, ये दिया है। फाइंड आउट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 2 साइड मुझे दी है वेक्टर की फॉर्म में। एक साइड मुझे दिया 2i + 3j - 4k और दूसरी साइड मुझे दिया 2i + 3j - 4k, या फिर इसको ऐसे लिख लो सिंपल, थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2i + 3j और यहाँ पे लिख सकते हैं 2i और प्लस 3j। ठीक है, ये दिया है, इसको लिख लेंगे, 4 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल दिया है 2i + 3j और अदर साइड मुझे कितने दिए, 2i + 4j। तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो, हो सकता है कि यहाँ पे वेक्टर ए मुझे दिया है, ठीक है, ये वेक्टर ए और यहाँ पे लिखते थे वेक्टर बी, और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना था तो मैं क्या करता था, इस तरीके से करता था। ये मेरे पास होता था वेक्टर ए + वेक्टर बी, ये करते थे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे थर्ड साइड मुझे निकालनी ये वाली, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ सी। तो सी अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखूंगा, वेक्टर ए + वेक्टर बी, ये लिखेंगे। तो 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको लिखूंगा मैं 2i + 3j प्लस बी को क्या लिखेंगे 2i + 4j। तो सी कैप कितना आ जाएगा, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4i और जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगी मेरे पास थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले मुझसे, इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले कि बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 4² करेंगे और यहाँ से करेंगे 7²। कितना हो जाएगा ये 16 + 49, ये हो जाएगा। यानी सी कैप यहाँ से कितना होगा, सी कैप यहाँ से होगा, ये होगा 49 + 59 और 6 मेरे पास होगा 65। ठीक है,
तो इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की मुझे साइड दी है, तीसरी साइड मुझसे पूछे कि थर्ड साइड बताओ क्या होगी, तो इस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा मेरे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में, इसको नोट करो। फिर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, ये आई होप नोट कर लिया होगा सबने, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 2-3 तरह के सवाल थे, मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर लिखेंगे सबसे ऊपर हेडिंग, रेजुलेशन ऑफ ये क्या होता है? इफ वी डिटरमाइन components of projection, if we determine components of projection of a given vector in a particular direction, it is called a resolution of vector. It is called resolution of vector. क्या लिखा मैंने? If we determine component of projection of a given vector in a particular direction, it is called resolution of vector. क्या होता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये मेरे पास है y एक्सिस और ये मेरे पास है x एक्सिस और यहाँ पे मेरे पास है कोई वेक्टर a, ये क्या है मेरे पास? ये है वेक्टर a और ये एंगल कितना है? चलो इसकी बात करेंगे, अभी इसकी बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे ax और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे y। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल ऐसे। उसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये y और ये मेरे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे? सपोज करो यहाँ पे मेरे पास है लाइट, तो लाइट ऐसे जाएगी। अगर लाइट ऐसे जाएगी तो ए का एक प्रोजेक्शन आपको वाई एक्सिस पे दिखेगा कुछ इस तरीके से, तो इसको बोल दूंगा मैं ए वाई। और अगर लाइट ऊपर से आएगी, देखो अगर लाइट में ऊपर से ड्रॉ करता हूं, ऐसे इंसिडेंट करता हूं लाइट को, तो ए का प्रोजेक्शन एक्स में दिखेगा मुझे यहाँ पे, तो इसको बोल दूंगा ए एक्स और इसको बोल दूंगा ए वाई। ए एक्स का मतलब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर क्या बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये बोल सकते हैं। और ए वाई को क्या बोल सकते हैं? सेम ए वाई के साथ हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये बोल सकते हैं भाई। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अगर ये एंगल मेरे पास हो जाए थीटा, ये एंगल मेरे पास अगर हो जाए थीटा, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कॉस थीटा में क्या लिखूंगा? कॉस थीटा में क्या लिखूंगा? कॉस थीटा में लिखूंगा ए एक्स अपॉन ए, ये लिख सकते हैं यहाँ से। भाई ये पूरा परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, ये पूरा परपेंडिकुलर, तो इस ए वाई को मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ए वाई यहाँ पे भी आ जाएगा पूरा इसका लेंथ, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स अपॉन ए, ये तो हो गया ए एक्स के साथ यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखूंगा? साइन थीटा लिखूंगा ए वाई बाय ए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और यहाँ से क्या लिखूंगा? ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या लिखूंगा यहाँ से? ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो कैसे किया मैंने प्रोजेक्शन रेजुलेशन? पहले वेक्टर ए था, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो वेक्टर ए
थीटा जिसके पास होगा वो ब्रेक किस में होगा, कॉस में, और जो थीटा से दूर वाला एंगल होगा, कंपोनेंट होगा, वो किस में ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा साइन में। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस में ब्रेक होगा और थीटा से दूर वाला किस में ब्रेक होगा, साइन में ब्रेक होगा। तो ए एक्स मेरे पास हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा और ए वाई मेरे पास हो जाएगा कंपोनेंट यहाँ पे ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई, और एक नोट करके आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। नोट करके क्या लिखोगे, इफ टू कंपोनेंट, चलो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद में नोट अलग से करके आपको लिखाता हूं। ठीक है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने। ये मेरे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से एक्स, चलो मैं इधर लिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने इधर। देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स मैंने लिखा और ए वाई मैंने लिखा, यानी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो एक्स डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा आई कैप, ये लिख सकते हैं। और ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वाई को लिख सकते हैं ए साइन थीटा जे कैप, ये होता है मेरे पास। अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूँ, यानी वेक्टर ए की अगर मैं निकालना चाहूँ, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेक्टर ए का, ये निकालेंगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर मुझे एंगल निकालना है दोनों के बीच का टेन थीटा, तो कैसे निकालेंगे टेन थीटा निकालेंगे ए वाई बाई ए एक्स। तो उसको भी आपको याद रखना है कि टेन थीटा कैसे निकालेंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स। देखो ये था ना मेरे पास वेक्टर ए, और ये मेरे पास था ए एक्स, और ऊपर मेरे पास था यहाँ पे ए वाई। ठीक है, ये एंगल मेरे पास था थीटा। तो इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट भी कर सकता हूँ इधर की तरफ, इस ए वाई को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। और टेन मेरे पास क्या होता है, टेन मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ए वाई होगा और बेस यहाँ पे ए एक्स। तो इस तरीके से हम टेन थीटा को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके और लिख लो आप, एक पॉइंट में लिखा देता हूँ नोट करके। तो ये था रेजुलेशन ऑफ वेक्टर ए एक्स और ए वाई में कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो नोट करके क्या लिखना है, if components of a vector is perpendicular, क्या बोला मैंने, if components of a vector is perpendicular then it is called, if components of a vector is perpendicular then it is called rectangular, it is called rectangular कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या लिखा मैंने नोट करके, इफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको बोलेंगे, जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप इतना, ये इधर आपने नोट कर लिया होगा ये वाला पार्ट। देखो मैं छोटा सा आपको एक सवाल से करके बताता हूँ कि कैसे आपसे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पूछ लेगा। जैसे आपको क्वेश्चन आपको दे दे इस तरीके से कि क्वेश्चन आपको दे दे कि वेक्टर ए मेरे पास है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये सवाल दे दे मुझे, आपसे पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ और बताओ डायरेक्शन कैसे होगी। तो उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूँगा और यहाँ से 4 स्क्वायर करूँगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 5। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो 5 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझसे पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर 3 आई कैप है तो यानी 3 होगा इस एक्स डायरेक्शन में, और जे है पॉजिटिव तो ये होगा ऊपर की तरफ 4। ठीक है, ये होगा ऊपर की तरफ 4। तो ये रिजल्टेंट मुझसे पूछा है, ये वाला एंगल मुझसे पूछा है उसने कि ये एंगल ये बताओ ये थीटा कितना होगा। भाई ऐसे तो ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास है आई कैप की डायरेक्शन, ये मेरे पास है जे कैप की डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4। और यहाँ से अगर टेन थीटा में लिखूंगा, कितना लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 4 और नीचे मेरे पास है 3। तो 4/3 टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, मुझे पता है टेन थीटा में ये वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 37
डिग्री। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा 5 जो हमने निकाला है, √3² प्लस 4²। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करके हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इस तरीके से सिंपल से सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं और कैसे पूछेगा सवाल यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपसे, और कैसे सवाल आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, कैसे सवाल पूछेगा, सवाल आपसे बोल देगा, सवाल लिखेंगे हम इफ, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस एट अ इंक्लाइंड प्लेन, if block of mass m placed at inclined plane, then find out component of weight, parallel and weight parallel and perpendicular to plane, parallel and perpendicular to inclined plane, क्या बोला है, if block of mass m placed at inclined plane, then find out component of weight parallel and perpendicular to inclined plane। तो ये दो चीज़ें मुझे बतानी है, दो मास मुझे दिए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मुझे दिया है, तो कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे ब्रेक, देखो सबसे पहले मैं एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये बना लिया मैंने इंक्लाइन प्लेन, सिंपल। अच्छा ये बना लिया। इसके बाद बोला है कि एक मास m यहाँ पे रखा है, m मास का ब्लॉक, ये रखा है m मास का ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास है एंगल थीटा, जनरली मान लेते हैं कि एंगल थीटा मुझे दिया है। अच्छा, इस m मास का ब्लॉक का जो वेट है वो तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, W जिसको मैं बोल सकता हूँ। ओके, एक पैरेलल लाइन तो इसमें ये वाली होगी, क्योंकि एक लाइन बना लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, और इसके परपेंडिकुलर यानी प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन मेरे पास ये होगी, ये मुझे दिख रहा है। इतनी बात तो मुझे समझ आ रही है कि अगर पैरेलल और प्लेन पूछा है तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, इस W वाली लाइन जो नीचे है इसको थोड़ा सा मैं नीचे एक्सटेंड कर सकता हूँ। W को मैं इधर लिख लेते हैं साइड में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये मैंने किया एक्सटेंड नीचे। ओके, ये एंगल मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास होगा 90। इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, और इसको मान लेता हूँ x। ठीक है भाई, इस एंगल को मैंने मान लिया y और इस एंगल को मैंने मान लिया x, क्योंकि वेट के मुझे कंपोनेंट करने हैं। ये वेट है W mg, इसके कंपोनेंट मुझे करने हैं। अच्छा, वेट कितना होगा, अगर वेट में लिखना चाहूँ W तो वेट मेरे पास होगा mg। इतनी बात तो समझ आ रही है मैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा y इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से एक कंडीशन मुझे मिल गई कि थीटा प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। तो y मेरे पास होगा 190 माइनस 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर आप इस एंगल को ध्यान से देखें, इस पूरे को, तो ये पूरा होगा 90। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास है 90 डिग्री। कितना x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा 90 है, ये लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं x लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 90 माइनस वाई। अच्छा, यहाँ से लिखूंगा x इक्वल टू 90। इस y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी x मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 90 माइनस 90, और ये हो जाएगा प्लस थीटा। यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी मुझे मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगी थीटा।
यानी ये एक्स वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल टू होगा थीटा के। सही है। अगर ये थीटा के इक्वल होगा तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको बाहर बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, और ये मेरे पास है प्लेन। ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, एम मास का ब्लॉक रखा है, और ये मेरे पास एंगल कितना दिया है, अगर नीचे मेरे पास ये एक्ट करेगा एम जी और ये एंगल मेरे पास आएगा थीटा। ठीक है, तो इसका मैंने बोला था कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, वो ब्रेक होता है कॉस में। तो नीचे वाला मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा मेरे पास एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और इसका प्लेन वाला जो इधर वाला होगा वो किस में ब्रेक होगा, वो होगा मेरे पास एम जी साइन थीटा। भाई दो ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो हमने सबसे पहले एक्स यहाँ पे निकाला, उसके बाद इसको हमने ब्रेक कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि पैरेलल, देखो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इट, पैरेलल का सिंबल ये होता है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इट कितना है एम जी, पैरेलल होगा मेरे पास एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट ये कितना होगा, ये मेरे पास होगा एम जी कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर, यानी कंपोनेंट पैरेलल होगा एम जी साइन थीटा। यानी ये कंपोनेंट मेरे पास कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा एम जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा एम जी कॉस थीटा। तो ये केस है मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन में, तो उसका आप नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है जी, आई होप ये समझ आया होगा आपको थोड़ा सा। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके मैं एक बात और लिखा देता हूं आपको, नोट करके एक बात और लिखा देता हूं। देखो, इफ वन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, if one component vector A having angle alpha and other component having angle beta with vector A, then यानी एक कंपोनेंट वेक्टर ए का है अल्फा और दूसरा कंपोनेंट कितना है बीटा, तो वेक्टर ए मुझे बताना। तो यहाँ पे नोट करके मैं आपको ये बात लिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे दिया है यहाँ से पे वेक्टर ए, देखो ऐसे दिया है, अगर ये वेक्टर मुझे दिया है वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर ए। अच्छा, यहाँ पे मुझे दी है कंडीशन, और इस तरीके से मुझे दिया है कुछ, ये इसको ऐसे बना लेते हैं, ये मुझे दिया है यहाँ पे इधर। ठीक है, ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये मुझे दिया है अल्फा और ये मुझे दिया है बीटा। यानी कंपोनेंट का एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा इस ए को, तो ये कितना होगा, ये होगा ए कॉस अल्फा, और इसको अगर ऊपर ब्रेक करूंगा बीटा के साथ, ये होगा ए कॉस बीटा। तो दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, अगर यहाँ पे अल्फा तो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा, और बीटा होगा तो ए कॉस बीटा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कंपोनेंट will not be perpendicular, component will not be perpendicular, so it will not be rectangular component. ठीक है, कंपोनेंट्स विल नॉट बी परपेंडिकुलर, सो इट विल नॉट बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों वेक्टर का जो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है, दोनों कैसे होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक नोट तो मेरे पास ये है। सेकंड नोट मेरे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, maximum number of rectangular component can be
रिजोल्व, कैन बी रिजोल्व, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन बी रिजोल्व, यानी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर मेरे पास है तो कितने तरीके से उनको हम कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हैं। तो उसका आंसर होगा मेरे पास 3, कितना होगा 3। लेकिन किसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब कि जो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखो 3 डायरेक्शन हो सकती है वेक्टर की, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 मेरे पास इस तरीके से हो गया और थर्ड वेक्टर मेरे पास कुछ ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। कब, अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व। ठीक है, कंपोनेंट कैन बी रिजोल्व, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को हम रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होगी तो आंसर मेरे पास होगा 3। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, आई होप ये लिख लिया होगा सबने, ये लिख लिया होगा सबने। चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। आगे मेरे पास होगा अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इस कोऑर्डिनेट में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं वेक्टर एडिशन कैसे होगा इसके अंदर। अगर कुछ मुझे ऐसे दिया है यहाँ पे, और ये मुझे दिया है यहाँ पे वेक्टर ए, क्या दिया मुझे यहाँ पे, ये मेरे पास वेक्टर ए, और यहाँ पे मुझे दिया है वेक्टर बी। 2 वेक्टर मुझे दिए, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ पे होगा सिंपल, और एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा। इस कंपोनेंट को बोलूँगा ax, और इस कंपोनेंट को बोलूँगा मैं सिंपल bx, और इस कंपोनेंट को क्या बोलूँगा इधर जो होगा मेरे पास, ये मेरे पास होगा ay कंपोनेंट, और ये मेरे पास होगा इधर by कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट होंगे मेरे पास, नीचे होगा ax और bx, और ये होगा a और by। इस पूरे को बोल देता हूँ rx रिजल्टेंट, इस पूरे को बोल देता हूँ ry रिजल्टेंट। तो rx मेरे पास कितना होगा, ये होगा मेरे पास ax प्लस bx, और ry यहाँ से कितना होगा, ये होगा मेरे पास ay प्लस by। वेक्टर एडिशन को देखने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे इसको लिखेंगे, तो रिजल्टेंट में क्या लिख सकता हूँ, ओवरऑल यहाँ पे लिखूंगा ax प्लस bx, ये हो जाएगा i कैप, ay प्लस by, ये मेरे पास हो जाएगा j कैप। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन मुझे क्या दे दे, अगर क्वेश्चन मुझे दे दे कि वेक्टर a मुझे दिया है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, b वेक्टर मुझे दे दे, ये मुझे दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, c वेक्टर मुझे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है a माइनस 2b प्लस c, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, मुझसे क्या पूछा है, a माइनस 2b प्लस सी, ये मुझसे पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2, b कैप कितना दिया है 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा, और प्लस यहाँ पे c कितना दिया है, ये दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा इसको तो कैसे लिख सकता हूँ, अच्छा ये तो रहेगा एज इट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये होगा 6i कैप प्लस माइनस बाहर रखेंगे, ये होगा 10j कैप, और ये होगा माइनस 4k कैप। माइनस को मैंने बाहर ही रखा है, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, और ये मेरे पास होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो i वाले एक साइड में कर लेंगे, j वाले एक साइड में, k वाले
एक साइड में। जैसे ऐड करेंगे तो 2 माइनस 6 और ये होगा +2, ये हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे रखूँगा जे कैप, जे कैप के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3। अच्छा ये होगा मेरे पास -10 और ये होगा मेरे पास +3, ये लिख सकते हैं, और प्लस के कैप। भाई जे के साथ 3 होगा यहाँ पे, जे कैप मैंने बाहर रखा है, अंदर होगा यहाँ पे -10 और ये होगा +3 और प्लस के कैप अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ये होगा -3, ये मेरे पास होगा, ये माइनस होगा +4, तो ये आ जाएगा मेरे पास +4 के कैप, क्योंकि ये माइनस प्लस होगा, ये होगा माइनस प्लस और 4 आएगा यहाँ पे के कैप, ठीक है, -3 +4 और यहाँ से होगा मेरे पास +4। सही है भाई, यहाँ पे मेरे पास है प्लस के मैंने लिया तो -3, यहाँ से प्लस के बाहर लेंगे। अच्छा ये माइनस प्लस होगा यहाँ पे, इसलिए के बाहर लेंगे तो ये आएगा प्लस और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 4, ठीक है। तो उसको सोल्व करके लिखेंगे, ये कितना होगा -4 + 2, ये आएगा -2 आई कैप, ये मेरे पास होगा 3 3 6 और ये होगा मेरे पास -4 जे कैप, कितना होगा ये -4 जे कैप, कैसे होगा जे कैप 3 3 6 और -4 और ये कितना होगा यहाँ से, ये होगा 4 4 8 में से गए 3, ये होगा 5 के कैप। तो कंडीशन मेरे पास आएगी -2 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को हम ऐड भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ABC मुझे सिंपल दिया था, तो इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि अगर वेक्टर मुझसे पूछेगा A - 2B + C, ठीक है। तो आई होप ये नोट किया होगा आपने। चलिए इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं और सवाल मुझसे क्या पूछ लेगा, और सवाल आपको ऐसे दे देगा, एक सवाल जैसे हम करते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन कैसे दिया है, जैसे आपको सर्कल दे देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सर्कल दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा कि ये वेक्टर कितना होगा, ये होगा आर वेक्टर, ये भी होगा आर वेक्टर और यहाँ पे ये भी कितना होगा आर वेक्टर। ये एंगल है 45 डिग्री, ये मेरे पास OABC, ठीक है, ये मुझे दिया है। तो आपसे पूछा कि फाइंड आउट रिजल्टेंट, फाइंड आउट रिजल्टेंट अलोंग OB एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट मुझे बताना है क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं, R √2 + 1, B R √2 - 1, C मुझे दिया है 2R और D मुझे दिया है 3R। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सिंपल सा ही सवाल है ये, कैसे करेंगे इसको। अगर इस R और इस R का रिजल्टेंट मुझे देखना है तो इसके ऊपर आएगा कहीं पे, कितना आएगा, देखो अगर ये मेरे पास होगा ऐसे, ये मुझे दिया है R और ये भी मुझे दिया है R, और अगर एंगल 45 है, एंगल कितना है यहाँ पे 45, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट अगर यहाँ पे निकालूंगा, इसको मान लेता हूँ अगर मैं R, क्या मान लेता हूँ R, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर एंगल 45 है यहाँ पे, ये मेरे पास हो जाएगा R² + R², यानी यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2R², यानी R की वैल्यू कितनी आएगी R√2। तो ये मेरे पास होगा मैग्नीट्यूड किसका, इस R और इस R का रिजल्टेंट। लेकिन एक R वेक्टर मुझे इसके ऊपर भी दिया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो OB के ऊपर जो नेट रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, OB के ऊपर जो नेट रिजल्टेंट मुझे मिलेगा यानी R' मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा R√2 + R, तो यहाँ से हो जाएगा R कॉमन और ये आएगा √2 + 1, क्योंकि देखो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस R को भी मुझे इसके साथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यही तो है वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, I वाले के साथ I वाले ऐड होंगे, J वाले के साथ J वाले और K वालों के साथ K वाले। तो ये मेरे पास हो जाएगा R√2 + 1 और ऑप्शन नंबर A विल बी आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल मुझे दिया था, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन मुझे दिया है इफ मैग्नीट्यूड वेक्टर A 5 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B
10 न्यूटन, फाइंड a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी। ये मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी। और कंडीशन मुझे कैसे दी है, कंडीशन मुझे कुछ ऐसी दी है, अच्छा ये मुझे दिया है इधर पूरा इस तरीके से और ये पूरा दिया है इस तरीके से, ठीक है। ये है मेरे पास इधर वेक्टर a जिसका एंगल कितना है यहाँ से 37 डिग्री, और ये एंगल मुझे दिया है यहाँ पे वेक्टर b जिसका एंगल मुझे कितना दिया है 53 डिग्री। ये मेरे पास होगा x एक्सिस और ये मेरे पास होगी y। क्या पूछा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ट्राई करके देखो, फिर इसको करते हैं सवाल को, ठीक है। ट्राई करो एक बार इसको, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ट्राई किया होगा आपने इसको थोड़ा सा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी मुझे बताना है, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी। तो क्या करेंगे, कंपोनेंट करना मैंने आपको सिखाया, इसको पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट कर लेंगे। वेक्टर a का जिसके साथ एंगल होगा किसमें ब्रेक होता था, यहाँ पे देखो। अगर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँ अगर इस तरीके से, तो वेक्टर a मेरे पास कितना है, तो 5 न्यूटन है। कितना है ये मेरे पास, ये मेरे पास है 5 न्यूटन, और ये मेरे पास इधर कितना है, ये मेरे पास है 10 न्यूटन, और ये एंगल मेरे पास कितना है, ये है 37 डिग्री, और ये है मेरे पास 53 डिग्री। तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा 5 cos 37, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट आएगा 5 sin 37। इसी तरीके से 10 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये आएगा 10 cos 53, और ऊपर की तरफ कितना आएगा, ये आएगा 10 sin 53। इतनी बात समझ आ रही है। ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और 10 न्यूटन ऑफ दिस वेक्टर। तो एक मेरे पास हो जाएगा 5 cos 37 और 5 sin 37। ये वेक्टर मेरे पास है i, और ऊपर वाला मेरे पास होता है j, ठीक है। ये करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर की तरफ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूँ इधर की तरफ, तो ऊपर मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 sin 37, ठीक है। और ऊपर क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 10 sin 53। अच्छा, और यहाँ पे कितना है मेरे पास, इधर मेरे पास है, ये मेरे पास 5 cos 37, और इधर मेरे पास है 10 cos 53। तो ये कितना होगा, 10 इंटू cos 53 3/5 होता है, cos 53 3/5, ये हो जाएगा 2, और ये मेरे पास कितना का, ये आएगा 6। 5 cos 37 होता है 4/5, 5 से 5 कट होगा, ये आएगा मेरे पास 4, ठीक है। ये कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दोनों में एक साथ ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और 5 sin 53, ये होगा 10, और sin 53 मेरे पास कितना होगा, ये होगा 4/5, ये होगा 10, ये मेरे पास आ जाएगा 8, और 5 sin 37 कितना होगा, ये होगा 3/5, इससे 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3। तो 53 वाले कंपोनेंट मेरे पास हैं बी के लिए, और 37 वाले कंपोनेंट मेरे पास हैं ए के लिए। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या लिखूंगा, देखो cos 37 ये है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 4i कैप, और 37 मेरे पास ऊपर है, तो हो जाएगा +3j कैप। तो ये तो मुझे वेक्टर ए मिल गया भाई। 37 को इधर जो होगा मेरे पास वो i में होगा, इधर मेरे पास होगा वो j में होगा। b को लिए क्या लिखूंगा, b के लिए, b मेरे पास कहाँ पे है, b मेरे पास है 53, तो cos 53 यानी 6 -i कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और +53 ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा 8j कैप। तो b कैप ओवरऑल कितना आएगा, -6i कैप +8j कैप, ये हो गया मेरे पास। तो ये भी मेरे पास दोनों आ गए। पूछा मुझसे क्या था, सबसे पहले मुझसे पूछा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है, 4i कैप +3j कैप प्लस -6i कैप +8j कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा -2i कैप प्लस ये हो जाएगा 11j कैप। एक आंसर तो ये आएगा मेरे पास। दूसरा मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए 4i कैप +3j कैप। अच्छा, यहाँ पे आएगा माइनस, और बी कैप मुझे कितना दिया है, ये है मेरे पास 6i कैप +8j कैप। तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा, अच्छा ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10i कैप, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास आएगा -5j कैप।
ये आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, तो +6 और 4 हो जाएगा tan i कैप, और माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 3 - 8 ये हो जाएगा -5 j कैप। तो इस तरह का सवाल है, छोटा सा सवाल था ये। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे और कैसे यहाँ से लिखेंगे। पहले एक कंपोनेंट का कॉस में होगा जो थीटा के साथ होगा, ऊपर वाला साइन में। इधर मेरे पास था वेक्टर b 53, पहले इसको ब्रेक किया कॉस में, फिर किया साइन में। फिर कंपोनेंट को अलग लिख के कॉस 37 वाले कंपोनेंट जो मेरे पास हैं 37 में, वो a वेक्टर के लिए हैं और 53 वाले b वेक्टर के लिए, और a + b मुझसे पूछा था और सिंपल मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और कैसे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर के बेस पे और कैसे सवाल आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि अगर ये मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, नीचे लग रहा है G, नीचे लग रहा है G, और यहाँ पे मुझे कितना दिया है ये एंगल, ठीक है, ये मुझे दिया यहाँ से 37 डिग्री, ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास y। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये मेरे पास 37 और नीचे मुझे दिया है G। तो मुझे G के कंपोनेंट बताने हैं कितने होंगे, क्या बताने हैं, फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ G, यानी G के कंपोनेंट मुझे बताने हैं। और G की वैल्यू यहाँ पे कितने दी है मुझे, G की वैल्यू मुझे बोली है कि G = मेरे पास 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह का सवाल है, एक बार इसको ट्राई करें। यहाँ पे G है, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे एक बार ट्राई करें, फिर इसको करने की कोशिश हम करते हैं। तो अगर इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ज्योमेट्री कैसे, देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, अगर इसको ऐसे करते हैं हम इधर, ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल मेरे पास कितना है, ये एंगल मुझे दिया है 37 डिग्री। तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, तो ये एंगल 37, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा मेरे पास 37 डिग्री, हो गया 37। और ये पूरा कितना है, यहाँ से ये पूरा 90 है, तो ये 37, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 53, और G मेरे पास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये G 53 है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, G cos 53। ये बात समझ आ रही है हमें। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल ये हो जाएगा G sin 53। तो G cos 53 की वैल्यू 3/5, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये मेरे पास होगा G, ये होगा 10, और ये मेरे पास होगा 4/5, ये मेरे पास हो जाएगा 8। तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे G के, देखो, ये मेरे लिए, ये वाली जो एक्सिस थी, ये मेरे पास थी पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसे ही अगर इधर वाली होगी, वो भी मेरे पास कैसी होगी, पॉजिटिव। तो अगर इसके अपोजिट में है यहाँ पे, यानी ये किस में चला जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव है तो इधर कैसे चला जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में। तो निगेटिव, अगर इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, तो कंपोनेंट मेरे पास क्या होंगे, कंपोनेंट मेरे पास होंगे xy, और इसको लिखूंगा -6 और -8। तो फाइनल आंसर मेरे पास होगा ये -6 और -8। दिस इज द कोऑर्डिनेट या फिर कंपोनेंट ऑफ G, जो G नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया होगा 37 कंपोनेंट ऑफ G। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर क्वेश्चन मुझे दिया है 3 फोर्सेस एक्ट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्स एक्ट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंडीशन मुझे क्या दी है, ये डायग्राम मुझे दिया है यहाँ पे। डायग्राम कैसे दिया है, ये मुझे दिया है यहाँ पे F2, और ये मुझे दिया है यहाँ पे F1। ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है 37, और नीचे की तरफ मेरे पास है F3। ठीक है,
इक्विलिब्रियम दिया है मुझे कंडीशन, F1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट F3, एक तो ये बताना है वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या बताना है, एक्सप्रेस फोर्स F2 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझसे पूछे, वेक्टर फॉर्म में इसको डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है, अगर यहाँ पे आंसर की मैं बात करता हूँ तो इसको पहले कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, F1 की वैल्यू कितनी है 10 और F2 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 6 दी है। तो इसको अगर ऊपर ब्रेक करूँगा मैं इस तरीके से, देखो अगर इसको ऐसे लिखता हूँ तो सबसे पहले अगर इसका ब्रेक करूँगा तो थीटा के साथ वाला कितना होता है ऊपर, ये आएगा 10 cos 37 और नीचे वाला कितना होगा, ये होगा 10 sin 37, ये होगा मेरे पास। ऐसे थीटा वाला ऊपर कितना होगा, यहाँ से ये होगा 6 cos थीटा और यहाँ से मेरे पास नीचे होगा 6 sin थीटा। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा 6 cos थीटा और 6 sin थीटा, और नीचे की तरफ मेरे पास लग रहा है फोर्स F3। तो इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक करने के बाद, अच्छा ये कंडीशन मुझे दी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी बॉडी पे कि नेट फोर्स कितना है, वहाँ पे 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब कि x डायरेक्शन का फोर्स भी 0 है और y डायरेक्शन का फोर्स भी 0 है, दोनों ही 0 है मेरे पास। अच्छा, तो क्या करेंगे, यानी अगर नेट x वाला फोर्स मेरे पास 0 होगा, x वाला फोर्स अगर मेरे पास 0 होगा, तो कहने का मतलब कि इसका जो नेट फोर्स है, यानी अगर ये डायरेक्शन में लेता हूँ पॉजिटिव और ये डायरेक्शन लेता हूँ निगेटिव, तो ये होगा 10 sin 37 माइनस 6 sin थीटा इक्वल टू 0। 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 37 मेरे पास होगा 3/5, ठीक है, ये होगा 3/5, ओके, माइनस 6 साइन थीटा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी 6 साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अगर साइन थीटा 1 होगा तो थीटा मेरे पास कितना होगा 90। थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, एक्स में मैंने 0 रखा और अगर वाई में 0 रखूँगा, कंपोनेंट ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऊपर वाली एक्सिस में पॉजिटिव लेता हूँ और नीचे वाली लेता हूँ निगेटिव, तो ये होगा 10 cos 37 प्लस 6 cos थीटा माइनस F3 इक्वल टू 0। तो 10 cos 37 कितना होता है, ये होता है 4/5 प्लस 6 cos 90 माइनस F3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास 8 प्लस cos 90 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होती है, हमें पता है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस F3 इक्वल टू 0, यानी F3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 8 न्यूटन। एक आंसर तो ये हो गया मेरे पास। अच्छा, 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड मुझसे पूछा था, आंसर ये मेरे पास आ गया है, कितना है ये होगा यहाँ पे 8 न्यूटन। फोर्स F2 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6 cos थीटा, देखो कितना लिखा है ये F2 वेक्टर 6 cos 90, ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे और क्योंकि ये माइनस में है, ये आ जाएगा माइनस 6 साइन 90, ये होगा मेरे पास 6 cos थीटा, ये होगा जे कैप, ये मेरे पास होगा आई कैप, क्योंकि ये एक्स में है और ये किस में है, ये मेरे पास वाई में है, ठीक है। तो F2 6 cos 90 है तो 0 हो जाएगा पूरा, ये आएगा माइनस 6 आई कैप, ये आंसर होगा माइनस 6 आई कैप। cos 90 0 होगा तो पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, sin 90 1 होता है तो माइनस 6 आई कैप, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास जिसमें दो चीज़ें मुझे बता दी, F3 और फोर्स F2 इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन 3 फोर्स एक्ट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है, इफ वन फोर्स एक्ट बॉडी 30 डिग्री नॉर्थ
ऑफ फिस्ट with magnitude 4 Newton and second force 2 Newton in direction of west and third force in a direction of south, in direction of south. Find net resultant of force, ये बताना है मुझे. फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स. तो उसको ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है. तो वन फोर्स एक्ट बॉडी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये मुझे दिया है. तो अगर इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो ये दिया है कितना, 30 डिग्री किधर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. कितना दिया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, 30 डिग्री. मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 4 न्यूटन. एक मुझे दिया सेकंड फोर्स 2 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट. अच्छा, और थर्ड फोर्स मुझे दिया इन डायरेक्शन ऑफ साउथ. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, थर्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास है 2 न्यूटन. तो ये मेरे पास होगा यहाँ पे 2 न्यूटन, ये हो गया मेरे पास. अच्छा, ये 30 डिग्री है और 2 न्यूटन यहाँ पे, 2 न्यूटन यहाँ पे, 4 न्यूटन यहाँ पे. तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करने के लिए रिजल्टेंट मुझे बताना है, तो इसको थोड़ा सा रिजोल्व कर लेते हैं. अगर इसको थोड़ा सा रिजोल्व मैं करूँगा, कंपोनेंट को थोड़ा ब्रेक करूँगा, तो थीटा के साथ वाला कितना होगा, ये होगा 4 cos 30. 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. तो ये कितना होगा, 2√3, ये आ जाएगा. ऊपर मेरे पास कितना होगा, 4 sin 30. 4 sin 30 का मतलब 4 × 1/2, ये मेरे पास हो जाएगा 2. ठीक है, इधर मेरे पास है 2 न्यूटन और नीचे मेरे पास कितना है, ये भी 2 न्यूटन. ठीक है, तो ये x और ये ऊपर मेरे पास है y. तो x को मैं क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ पॉजिटिव इस डायरेक्शन को, और y में पॉजिटिव किसको लूँगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को. ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर को अगर मैं इसको नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो इधर की तरफ मुझे कितना मिलेगा, ये 2√3 है, ये मेरे पास 2 न्यूटन है. तो कुछ फोर्स इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इधर मिलेगा मुझे, 2√3 - 2, ये आ जाएगा. ऊपर मेरे पास है 2, नीचे मेरे पास है 2. तो ऊपर से नीचे तो दोनों कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे. तो ये मेरे पास है x, तो खाली यही आएगा मेरे पास इधर की तरफ. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना बचेगा मेरे पास, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2√3 - 2i कैप, ये मेरे पास आ जाएगा फोर्स i कैप. और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ये होगा 2√3 - 2. तो ऊपर क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो गए, यहाँ पे भी 2 न्यूटन, यहाँ पे भी 2, तो दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो अगर यहाँ पे 4 न्यूटन होता तो नीचे की तरफ हम 4 लगा लेते, तो उसका रिजल्टेंट यहाँ पे लगा लेते हैं हम, सिंपल. ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था मेरे पास जो मुझसे पूछा था कि इस फॉर्म में भी, थियोरेटिकल फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है. तो उसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. चलिए, नोट कर लिया होगा सबने, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं. नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, रेजोल्यूशन ऑफ 2D के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड आउट component of given axis. For the following figures find out component of given axis. तो 4 फिगर मुझे यहाँ पे दिए हैं. सबसे पहला मुझे दिया है इस तरीके से, एक m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है और ये लग रहा है नॉर्मल, और ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y. इस कंपोनेंट में इसको ब्रेक करना है यहाँ पे. ठीक है, एक फिगर मुझे दिया है इस तरीके से, ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे भी लग रहा है नॉर्मल, और एक्सिस कैसे है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक्सिस है, एक एक्स वाई और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ. सी मुझे क्या दिया है, ये मुझे दिया है यहाँ पे मास m, और W नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो एक यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा y. डी मुझे क्या दिया है,
ये दिया है मुझे मास m, ओके, और नीचे लग रहा है w, और एक एक्सिस तो यहाँ पे सिंपल ऐसे हो जाएगी x, और एक मेरे पास हो जाएगी y, कुछ इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे लिख लो x और y, इस तरीके से, ये x और यहाँ पे y। तो आपको बताना है कि इसके कंपोनेंट किस तरीके से हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो उस सवाल को, फिर मैं इसको कराता हूँ। आई होप आपने किया होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान सकते हैं, ठीक है। थीटा माना, इसको ट्राई करो आप आराम से, ठीक है। तो फॉलोइंग फिगर मुझे दिए हैं और कंपोनेंट ऑफ गिवन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ गिवन एक्सिस अलोंग गिवन एक्सिस, ठीक है। अच्छा यहाँ मेरे पास, अच्छा चलो करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ मुझे दिया है नॉर्मल थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल, ये मुझे दिया है यहाँ पे m, ये ब्लॉक दिया है, ये मेरे पास थीटा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे, परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो प्लेन मुझे दिया होता है इनके, इसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये नॉर्मल यहाँ पे लगेगा तो इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा ब्रेक करता हूँ, तो ये एंगल जेड टाइप का आपको दिख रहा है, जेड शेप, तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। इसको मास को हटा देते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा होगा मेरे पास, ये नॉर्मल यहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। आई होप दिख रहा होगा सबको यहाँ पे थोड़ा सा। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल ये 90 होता है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये नॉर्मल यहाँ पे है और ये एंगल मेरे पास है 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा मेरे पास, ये होगा n cos 90 माइनस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या होगा मेरे पास, ये होगा n sin 90 माइनस थीटा। तो अगर n cos 90 माइनस थीटा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं इधर x, इसको मान लेते हैं इधर y, इसको मान लेते हैं नीचे की तरफ x, ऊपर की तरफ y, x y, और नीचे यहाँ मान लेते हैं हम x, और ऊपर मेरे पास है, इस तरीके से सवाल, ठीक है। x y कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन जनरली x नीचे मानेंगे और y ऊपर मानेंगे। तो n cos 90 माइनस थीटा ये कितना होता है, ये होता है मेरे पास n sin थीटा, और n sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, n cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ चुके हैं, cos 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है sin थीटा। तो यानी कंपोनेंट ऑफ x इज नॉर्मल, कितना होगा, n sin थीटा होगा, और कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल इन डायरेक्शन ऑफ y ये होगा n cos थीटा, ये होगा। इसको ब्रेक करेंगे, अच्छा इसको ब्रेक करेंगे कैसे होगा, x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा इधर नॉर्मल की, तो x डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई तो ब्रेक ऐसे होगा ना, इस इधर की तरफ ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, नीचे की तरफ तो कोई कंपोनेंट नहीं होगी, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं होगा यहाँ पे, तो nx यहाँ पे होगा 0। अच्छा ny कितना होगा यहाँ से, ny सिंपल, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल भी ऊपर, तो ny सिंपल हो जाएगा नॉर्मल n। यहाँ पे देखेंगे ये w नीचे लग रहा है, यहाँ पे w के लिए मैंने बताया था आपको सिंपल लगेगा, तो ये w अगर ऐसे होगा, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे होगा w साइन थीटा या फिर mg साइन थीटा, और नीचे की तरफ होगा mg cos थीटा या w cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं w x कंपोनेंट की बात करता हूँ, यानी अगर इसको मैं यहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पे x लेता हूँ इधर की तरफ, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये ब्रेक होगा मेरे पास। तो इसको या तो फिर ऐसे कर लेते हैं हम कि ये इसके लिए वैलिड रहेगा ऊपर वाले के लिए, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। अगर इसकी बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो w का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 0। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर नीचे वाले की बात करेंगे, wx हो जाएगा 0। अच्छा y वाले केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ ये नीचे w है, तो wy ये नीचे है और y ऊपर, तो कितना होगा -w, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल, wx 0 wy -w। अब इसमें बात करेंगे इसकी, जो हम कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक कर चुके थे, ठीक है। तो ये मेरे पास था मास m, ये w, और यहाँ था मेरे पास w साइन थीटा, और ये था मेरे पास w cos थीटा। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता था तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता था, w साइन थीटा, और y डायरेक्शन में कितना होगा ये, क्योंकि y ऊपर की तरफ है और ये नीचे, तो ये होगा -w cos थीटा। अगर ये x इधर पूछता तो फिर यहाँ पे आ जाता -w sin थीटा, ठीक है। तो ये था मेरे पास, इसको नोट कर लो आप, और द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ गिवन एक्सिस। तो इस तरीके से नॉर्मल और w को भी हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था थोड़ा सा
वेक्टर रेजुलेशन के बारे में, जिसमें हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, 2 या 3 सवाल भी हमने क्वेश्चन वहाँ पे किए, और मैंने रेजुलेशन ऑफ 2 डायमेंशन आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसके साथ कंप्लीट करेंगे रेजुलेशन ऑफ 3 वेक्टर, और तभी आपका रेजुलेशन ऑफ वेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।